मैच फिक्सिंग एक ऐसा रिस्की जॉब हो गया था कि आपको 4-5 खिलाड़ियों को मिलाना है तो हज़ारों करोड़ आपको एक मैच में आ जाता है। 6 गेंद में जो है 3 रन बनेंगे। अब वो बॉलर को मिल गया 10 लाख, अब वो बॉलर गधा, उसको ये नहीं मालूम कि तुम्हें 10 लाख या 50 लाख या 1 करोड़ मिल रहा है, वो लोग 100 करोड़ कमाएंगे। आईपीएल इतनी बड़ी ट्रॉफी, नए खिलाड़ी, युवा खिलाड़ियों को इतना मौका मिलता है उसमें। निश्चित रूप से देखिए, जहाँ तक आप बात करते हैं आईपीएल की, तो आईपीएल को आप मतलब सिक्के के 2 पहलुओं में आप उसको आकलन उसका कर सकते हैं। पहला ये, जैसा अभी आपने कहा कि यंगस्टर्स को ज़बरदस्त मौका मिला। कोई गोलगप्पा बेचता था, कोई ऑटो रिक्शा चलाता था, उसके बच्चे जो है आज करोड़ों में खेल रहे हैं और बेखौफ बल्लेबाजी क्या होती है ये मेरी जनरेशन ने पहली बार देखा है। देखिए, कुछ खिलाड़ी ऐसे आए हैं कि जो निर्द्वंद होकर खेलते थे, जैसे कपिल देव थे, श्रीकांत थे, उस पीढ़ी में सहवाग आए, सौरभ थे, लेफ्ट आर्म स्पिनर पर तोड़ते थे, वेटोरी के पीछे पड़ जाते थे जी। किसी भी लेफ्ट आर्म को वो बॉलर ही नहीं समझता था। और ठीक है, वो टीम को जो है आज जो मोदी जी कर रहे हैं कि इंडिया जो है अब वो सॉफ्ट कंट्री नहीं है, तो सौरभ पहला कप्तान है, मेरी किताब में पहला कप्तान है भी वो, कि पहले जो इंडियन टीम एक सॉफ्ट टीम कही जाती थी उसको एक एग्रेसिव टीम के रूप में उसने डाला, ऑस्ट्रेलिया दौरे पे खासकर किसी भी टीम के आगे। और एक आक्रामकता क्या होती है, ये सौरभ युग से शुरुआत होती है। खैर, तो अब सवाल इस बात का है कि अभी आप देखिए, चाहे आपके यशस्वी जायसवाल हों, शिवम दुबे हों, सूर्य कुमार यादव हों, रिंकू सिंह हों, ये तमाम, अभिषेक शर्मा हो, ये खिलाड़ियों को देखता हूँ तो मैं हैरत में पड़ जाता हूँ कि इतने मतलब जिसको कहना चाहिए निडर और निर्भीक होकर के वो स्ट्रोक लेते हैं। और 6 तो उनके लिए बाएं हाथ का खेल है। और अभी एक लड़का नया वैभव सूर्यवंशी, आप देखिए, समस्तीपुर एक ऐसे छोटे से टाउन, मतलब शहर का, एक सी ग्रेड के शहर का बच्चा, और अब हमने इसको देखा था पहली ही गेंद पर, जो तो पहली गेंद आईपीएल की खेली थी वो 6 से शुरुआत की थी। तो मुझे सहवाग याद आ गई कि सहवाग भी अक्सर जो है 6 से शुरुआत करते थे, 6 से वो सेंचुरी बनाते थे, 6 से वो डबल सेंचुरी और 6 से ही ट्रिपल सेंचुरी करते थे। तो वो उसको हमें उसका अक्ष दिखाई दिया, ये आगे सिद्ध होना है, उसको अपने को साबित करना है कि वो इस परंपरा में है कि नहीं। लेकिन जो पूत के पग पालने में दिखते हैं उसमें जो है हमको बताया कि क्या चीज़ है वो। और आप देखिए कि सेंचुरी भी उनकी है जी, 20 गेंद पर उसने जो है 35 रन पहले मैच में बनाए, और फिर 35 गेंद पर उसने जो शतक बनाया है, उसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया है। तो यहाँ आपको देना पड़ेगा क्रेडिट आईपीएल को। लेकिन देखिए, ये तो एक सकारात्मक पहलू है आईपीएल का। दूसरा जो नकारात्मक है वो एक बहुत भयावह शक्ल लेता है। देखिए, है क्या कि यहाँ पर जो फ्रेंचाइजी हैं वो सच्चाई ये है कि दुकानदार हैं जी। आपने जो नाम दिए हैं वो एक दुकान टाइप की लगती है। अगर आप बंगाल, आप बॉम्बे, आप बेंगलोर, आप कलकत्ता, आप जो है चंडीगढ़ या मोहाली, ये नाम देते तो लोगों का जो सेंटिमेंट है वो ज़्यादा आगे आता, इमोशनल होते वो। लेकिन ये दुकान है, और दुकान जो है जो भी खोलता है वो कमाई के लिए खोलता है, वो घाटे के लिए नहीं खोलता। आपने देखा होगा, और व्यूअर्स जो देख रहे हैं उनको भी ये पता होगा कि जब T20 के अंतर्राष्ट्रीय मैच होते हैं उसमें हर दिन मैच आखिरी ओवर में करवट नहीं बदलता है। जो आखिरी ओवर के पहले तक जीत रही है टीम, वो कैसे हार जाती है। ऐसा होता है लेकिन कम। यहाँ क्या है
यहाँ तो लगभग हर मैच में, कुछ मैच आप छोड़ दीजिए अपवाद के, तो हर मैच में ये लास्ट में जो है चेंज होता है। और डब्बा एक ऐप है, डब्बा। अब मैं समझता हूँ मुझे आइडिया नहीं है करंट की क्या है, फिर भी मैं समझता हूँ कि लगभग 25-30 करोड़ लोग जो है वो उसके सब्सक्राइबर होंगे। और उसका जो बॉस है, बताने की ज़रूरत नहीं कि कराची में बैठता है, दाऊद। और आप समझिए कि वो हर बात सट्टे की हो रही है। हर ओवर में, हर गेंद पर जो है वहाँ भाव निकलता है। मैच ख़त्म होने के 1 ओवर पहले, यानी कि 20 ओवर के मैच में 19वें ओवर तक वो भाव देते हैं, समझ रहे हैं, और लोग उसी पर लगाते हैं। लेकिन ये तो एक सामने का खेल हुआ। पीछे जो खेल होता है, मैं ये नहीं कहता कि ऐसा होता ही होगा, लेकिन ये एक संदेह उभरता है कि साहब अब आपने भाव खुला तो मालूम पड़ा कि चेन्नई सुपर किंग जो है वो जीत की दावेदार है, हालांकि इस बार फिसड्डी रही है वो, और उसका भाव जो है 1 रुपये पर 1.25 रुपये का है। और KKR जो है, कोलकाता नाइट क्लब्स, वो 1.5 रुपये का है, 2 रुपये का भाव है। अब ज़्यादा पैसे मिल। जी, अब देखिए दोनों के मालिकों ने आपस में पैक्ट कर लिया। मैं ये नहीं कह रहा होता है, लेकिन ये संदेह उपजता है। ये संदेह उपजता है कि आप क्या कर रहे हैं। तो कहा कि भाई ऐसा है कि तुम जीतो और हम हारे हैं, तो ठीक है, तय हो गया। अब क्या खेल हुआ देखिए, 60 करोड़ या 70 करोड़ 50 करोड़ जो भी इनामी राशि है वो मूंगफली भी नहीं है। सच्चाई तो ये है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। हर मैच में आप समझिए कि क्या स्थिति होती है कि आपने 100 करोड़ लगा दिए, कहाँ? इंग्लैंड में, जहाँ नंबर 1 का है सट्टा। आपने ऑस्ट्रेलिया में लगा दिया, आपने न्यूजीलैंड में लगा दिया, आपने लिस्बन पुर्तगाल में लगाया, आपने दुबई में लगाया, आपने कराची में लगाया। अब 100 करोड़ लगाया और आपको कितना आमदनी हो गई? अगर 1.5 का भाव है मान लीजिए, तो आपको कितना आया? तो हज़ारों करोड़ आपको एक मैच में आ जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आ ही रहा है, लेकिन दर्शक के मन में ये संदेह हमेशा होता है। ख़ासतौर से देखिए, मेरे जो साथी हैं जो क्रिकेट विश्लेषक हैं, वो लोग अवॉइड करते हैं IPL। मैंने कवर किया है, ऐसा नहीं है। मैं महुआ में था जब शुरू में 2008 में, तो हर मैच को हमने पूरा बॉल टू बॉल देखा है। पहला सीजन था वो, कवर भी किया है, सारा कुछ किया है। उसमें राजस्थान रॉयल जीती थी। शेन वॉर्न को आश्चर्यजनक तरीके से, हाँ, शेन वॉर्न पेपर पे बहुत कमज़ोर। हाँ, लेकिन शेन वॉर्न ने अपने कौशल से, अपनी कप्तानी से टीम को चैंपियन बनाया था। तो ये जो संदेह है, ये संदेह कैसे दूर हो? और मुझे डाउट है कि इसमें आयोजन समिति भी शामिल है। कुछ ऐसे चेहरे हैं जिनको क्रिकेट से कोई लेना लादना नहीं है, लेकिन 2 दशक से वो तक्षक की तरह से धंधा बना लिया, बैठे हुए हैं, वहाँ बैठे हुए हैं, उनको कोई हिलाने वाला नहीं। इसमें एक यूपी का भी है। तो अब उसके बाद दोनों जगह की इशारा समझ रहे हैं हम, दोनों जगह की फ़ोन नंबर है। सोनिया जी का भी नंबर है और अमित शाह का भी नंबर है। खैर, तो आप ये सोचिए कि ये सारे जो खेल हो रहे हैं ना, ये एक बहुत अच्छी बात नहीं है क्रिकेट के लिए। क्रिकेट को नुकसान पहुंचाने वाली बात है। लेकिन फिर मैं यही कहूँगा, अब आप देखिए कि मुझे याद आता है 2013 की घटना। मैं एक बहुत बड़े चैनल में था, नेशनल चैनल था, और वो 2013 में ही शुरू हुआ था। उसकी लॉन्चिंग में मैं था। मेरी भूमिका एज ए विशेषज्ञ की थी। वहाँ पर मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, साल कॉन्ट्रैक्ट होता रहता था। और मेरे साथ अतुल वासन थे,
मेरे साथ जो है मनिंदर सिंह, कभी कभी कैफ भी आया है, और कभी जिमी अमरनाथ भी आए हैं, और अंजुम जो लड़की है वो भी आती जी, रही। हाँ, कैप्टन। तो ये तमाम खिलाड़ियों के साथ मुझे बैठने का मौका मिला। तो मुझे याद आता है एक रात को उस चैनल के जो मेन एंकर थे और एडिटर भी आप कह सकते हैं, उन्होंने हमसे कहा कि पदम जी आज प्राइम टाइम में जो है आप जाइएगा नहीं। मेरा शो 7 बजे से 7:30 होता था, और फिर मैं 25 किलोमीटर हमारा घर था इंदिरापुरम में, तो वहाँ चला जाता था। तो कहा कि आज आप जाइएगा नहीं, और कुछ मंगाना है तो गाड़ी भेज के आप घर से मंगवा लीजिएगा, बाकी तो आप कैफेटेरिया में खाना खाते ही हैं, तो कैफेटेरिया में खाना खा लीजिएगा। 9 बजे जो है प्राइम टाइम में आपको लेना। हमने का विषय क्या है? बोले कि विषय है कि बॉम्बे में एक लड़का IPL में 60 लाख रुपए हार गया सट्टे में। 60 लाख रुपए 60 2013 में। हाँ, 60 लाख 60। और उसने फिरौती मांगी, और अपने कजिन को उसने जो है अपहरण कर लिया, अपने कजिन का, अपने ही कजिन को, अपने कजिन का, और पैसा भी वसूल लिया और उसको मार भी दिया। तो मेरा विषय जो है पदम जी वो है कि क्रिकेट में सट्टेबाजी, IPL में सट्टेबाजी। तो मैं मन ही मन हंसा। हमने कहा ये किस ज़माने की बात कर रहे हैं? सट्टेबाजी तो शुरू से ही होती रही है। दुनिया का सबसे, अगर कोई ओल्डेस्ट अगर कोई व्यवसाय है तो एक वेश्यावृत्ति और दूसरा जो है जुआ। बिल्कुल सही। ठीक है, लेकिन ये क्रिकेट जो है अब मैच फिक्सिंग से भी ऊपर उठ चुकी है। सोचिए। तो मैं कुछ बोला नहीं। हमने कहा ठीक है। 9 बजे मैं बैठा, बात हुई कि ऐसे ऐसे हुआ, ये हुआ। हमने कहा अजय जी सॉरी, मैं नाम नहीं लेना चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए आप कहाँ की बात कर रहे हैं, किस ज़माने की बात कर रहे हैं आप? लग रहा है कि आदम युग की बात कर रहे हैं क्रिकेट में। सट्टेबाजी तो हमेशा से होती है, और सट्टेबाजी कोई बुरा नहीं है। ठीक है, सरकार ने उसको मान्यता नहीं दी है, रेस कोर्स को दिया है, कैसीनो को दिया है। इसको लीगलाइज कर दें तो सरकार के पास बहुत पैसे आए, क्योंकि अगर आप लीगलाइज कर देंगे तो जो भी जीतेगा 30% उसको देना पड़ेगा टैक्स। तो आपके रेवेन्यू आएगी आपके पास, और आप उसको स्पोर्ट्स के मद में खर्च कर सकते हैं। लेकिन गंदगी आ गई। पहले मैच फिक्सिंग होती थी, लेकिन मैच फिक्सिंग में होता क्या था कि मैं उस समय अमर उजाला में था, तो मैच फिक्सिंग हमारे सामने वो राज खोला था कि एक IB का एक इंस्पेक्टर था, उसने टेलीफोन से हेंसी क्रोनिये की और संजीव चावला, हाँ, बात सुनी थी, और उसके बाद गिरफ्तारी हुई और तमाम हुई। चंद्रचूड़ जो अभी रिटायर हुए हैं, पूरा देश। इनके पिताजी जो है उनको BCCI ने बनाया था जांच आयोग। उन्होंने क्लियर कट दे दिया था कि नहीं कुछ नहीं हुआ, अजहर को सब हरी झंडी मिल गई थी। लेकिन जब ये हेंसी क्रोनिये का मामला आया तो उसके बाद फिर वो फंसे। तो उसमें विनोद अग्निहोत्री, हमारा शैलेश चतुर्वेदी, ये सब हमने रखे। ये तमाम लोगों को बाईलाइन दिया, और बहुत अमर उजाला ने बड़ी एक्सटेंसिव कवरेज की। खैर, लेकिन वो मैच फिक्सिंग एक ऐसा रिस्की जॉब हो गया था कि आपको 4-5 खिलाड़ियों को मिलाना है, बाकी आप पूरी टीम को तो मिला नहीं सकते। होता क्या था कि उसमें कई बार जो है बाजी पलट जाती थी, तो सट्टेबाज को बड़ा नुकसान होता था, फिक्सर को बहुत नुकसान होता था। तो उसका एक बहुत सरल तरीका खोजा गया कि स्पॉट फिक्सिंग करो। आपने देखा होगा 2008 में ललित मोदी वगैरह जब थे तो पहली ही गेंद 9 बॉल, आजकल नहीं हो रहा है। पहली मोहम्मद आमिर की वो 9 बॉल का भी तो जिक्र करिए। वो बता तो रहा हूँ कि अरे 9 बॉल तो मैं अभी इसमें बताऊँगा आपको कि वो कौन किसकी वर्दी में था और कौन किसके लिए खेला। खैर, तो वो तरह तरह की, अब तीसरी गेंद पर चौका लगेगा या
6 गेंद में जो है 3 रन बनेंगे। अब वो बॉलर को मिल गया 10 लाख। अब वो बॉलर गधा, उसको ये नहीं मालूम कि तुम्हें 10 लाख या 50 लाख या 1 करोड़ मिल रहा है, वो लोग 100 करोड़ कमाएंगे। अब वो लोग फंस जाते हैं। तो मैंने कहा कि देखिए, ये अब स्पॉट फिक्सिंग आया है। 2011 में भारत ने वर्ल्ड कप जीता, लेकिन 1983 में जब भारत ने वर्ल्ड कप पहली बार जीता था, तो एक जिसको कहना चाहिए कि एक मिराकल हुआ था। क्योंकि जो टीम पिछले 2 वर्ल्ड कप में सिर्फ एक पिद्दी सी टीम पूर्वी अफ्रीका, जो आजकल केन्या हो गया है, उसको हरा सकी थी, बाकी सारे मैच हारी थी। और वो तीसरे वर्ल्ड कप में आप समझिए कि वर्ल्ड कप जीत रही है, तो जो इंथुजियाज़म था, जो पब्लिक में जो उत्साह था, जो रात को मैंने देखा है, और पूरे बनारस की सड़कों पर मैं जा नहीं सका था, कवर नहीं कर सका था टेक्निकल कारणों से, तो मैंने जो शहर को जागते हुए देखा है, वो चीज़ हमको 2011 में नहीं दिखाई दी जी। ये सच है। 2007 में जब T20 जीता तब वो एक बार फिर से आया था, लेकिन 2011 के वर्ल्ड कप में वो ऐसा जिसको कहना चाहिए कि क्या आईपीएल ने प्रभावित कर दिया था क्या? नहीं, कुछ आईपीएल का प्रभाव? आईपीएल नहीं, वो दरअसल उसमें फिक्सिंग के खेल हुए थे। मैं ये बात टीवी पर बोल रहा हूँ। 2011 में फिक्सिंग के खेल हुए थे? 2011 में, यस। मैं बड़ा ये बात टीवी पर बोल रहा हूँ 2013 में। जरा ध्यान दीजिए, बहुत बड़ा खुलासा। दर्शकों आप भी ध्यान दीजिए, हाँ, कि मैं टीवी पर बोल रहा हूँ। भारत पहला मैच बांग्लादेश से खेलता है। श्री संत फास्ट बॉलर रहते हैं जी जी, वो खेलते हैं। वो 8 ओवर में लगभग 80 रन या 78 या 80 रन देते हैं बिना विकेट लिए, और उसके बाद वो बेंच पर बैठ के सारे मैचों में ताली बजाते हैं जी। फाइनल जब वानखड़े में आया तो पिच विशेषज्ञों ने ये कहा कि भाई ऐसा है कि ये विकेट जो है ये बल्लेबाजी के साजगार है और यहाँ स्पिनर्स चलेंगे। नतीजा ये हुआ कि अश्विन पर, जिसके संग बड़ा ही मतलब मैं समझता हूँ कि जो उचित व्यवहार है वो नहीं हुआ है क्रिकेट में। बहुत बड़ा खिलाड़ी था रविचंद्रन अश्विन, हाँ, जो उसको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। वो एक बहुत अच्छा कप्तान भी हो सकता था। और आप देखिए कि ऐसा गेंदबाज मैंने अपने जीवन में नहीं देखा जिसके पास 6 तरह की गेंद थी। उस पे जो भाव था वो ₹1.25 ₹1.5 का था। श्रीसंत पे भाव ₹4 का था। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि श्रीसंत इज गोइंग टू प्ले, यस, बट ही प्लेड दैट मैच। नहीं सॉरी, पहला मैच जो था उसमें 5 ओवर में उसने 60 रन या 59 रन दिए थे पहले मैच में, और इसमें वो खेला और 8 ओवर में लगभग 79-80 रन उसने दिए, कोई विकेट नहीं लिया। और श्रीलंका 278 या कितना का बड़ा स्कोर कर गया। वो बात अलग है कि धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट और वो सब भूल गए लोग, लेकिन ये विशुद्ध रूप से एक स्पॉट फिक्सिंग का नमूना था। ये रात को मैं बोल रहा हूँ। अब अतुल वासन अपने ज़माने का महान तेज गेंदबाज था, उसको उतना खेलना चाहिए था, इतना नहीं खेल पाया, तो हमारे संग एक्सपर्ट की भूमिका में बैठता था। वो भी स्टन रह गया, अरे पदम जी क्या बोल रहे हैं। हमने कहा नहीं, मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ। सुबह शो होता था मेरा 8 से 8:30 संभवतः, या 8:30 से 9, मुझे याद नहीं है, 8 से 8:30 होता था। उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट करता था वहीं कैफेटेरिया में। तो मैं ब्रेकफास्ट कर रहा था, तब तक पीसीआर से फ़ोन आता है कि पदम जी आपको जाना नहीं है। हमने कहा क्यों? बोला आप गाड़ी भेज करके जो भी मंगवाना हो मंगवा लीजिएगा, आज आपको दिन में रहना है। हम क्या हुआ है? बोला श्रीसंत स्पॉट फिक्सिंग में गिरफ्तार हो गया। उसी समय सवेरे और कई खिलाड़ी और गिरफ्तार हुए राजस्थान रॉयल्स के स्पॉट फिक्सिंग। जिसमें चंदेल भी था, एक ऑफ ब्रेकर चक्कर फेंकता था। सही, बहुत लोग थे। हाँ। तो
बड़ा भारी तूफान मचा। चेन्नई सुपर किंग रुमाल के निकाल दामाद, करके नो बॉल पे हाँ, इशारा कर। चेन्नई सुपर किंग के जो है वो दामाद जो थे श्रीनिवासन के, मैयप्पन, उनको बलि का बकरा बनाया गया। तमाम केस चला। जो ईमानदार एसपी था, जिसको जांच मिली थी वहाँ तमिलनाडु में, उसको उल्टे फंसा दिया गया। सुनते हैं शायद वो उसकी बर्खास्त भी हो गई या कुछ। बेचारे के संग वो बड़ा ऑनेस्ट था, हमसे उसकी टेलीफोन पे बात भी हुई थी। तो बहुत बड़ा स्कैंडल हुआ, बहुत बड़ा बवाल हुआ। और फिर जो है सुप्रीम कोर्ट ने एक जांच बैठाई, जो पंजाब हरियाणा के चीफ जस्टिस रहे रिटायर्ड मुदगल, उन्होंने जांच की। और जांच करने के बाद एक सील बंद लिफाफा दिया। उसमें 12-14 नाम थे, बड़े नाम थे, बड़े खिलाड़ियों के नाम थे जी। और उन्होंने कहा कि ये लिफाफा मैं सील बंद दे रहा हूँ, और इस लिफाफे को जो है इस जो खिलाड़ी हैं इनकी बृहद जांच हो। उसमें एक खिलाड़ी जो है वो मुदगल के सामने जब गवाही देने आया तो रोने लगा, पैर पकड़ के बोला, अगर इस लिस्ट में से हमारा नाम हटा दें तो मैं आज रिटायरमेंट लेने के लिए तैयार हूँ। वो बहुत बड़ा वो ऑलराउंडर था। समझ रहे हैं हम। 2011 के वर्ल्ड कप में इसकी जिताने की बहुत बड़ी भूमिका थी। फिर वो तकलीफ भी उसको हुई, फिर वो उभर के आया सामने। देश समझ रहा है जो आप इशारा कर रहे हैं। तो आप ये समझिए। और एक खिलाड़ी थे, वो बोले हमारा फ़ोटो वोटो नहीं लोगे? बोला तुम्हारा फ़ोटो लेंगे, तुम्हारा फ़ोटो तो कहीं और लिया जाएगा। तो वो रत्नाकर जो है वो वाल्मीकि का मुखौटा लगाए घूम रहे हैं। कई रत्नाकर हैं जो वाल्मीकि का मुखौटा। देश आपके इशारे को समझ रहा है, और जो जागरूक दर्शक हैं वो भी समझ रहे हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं, और किनको सांकेतिक रूप में नाम। उसके बाद हुआ क्या कि वो लिफाफा गलती से सुप्रीम कोर्ट में खुल गया। 3-4 नाम सामने भी आ गए, मीडिया में वो दे भी दिया गया। लेकिन चीफ जस्टिस ने कहा कि भाई ये जो है इसके आगे नाम नहीं आएंगे, और मीडिया को कहा कि भाई अब आप अपने को ठीक रखिए, और वो लिफाफा जो है बंद कर दिया गया है। ताकि खेल लोगों के प्रति खेल की जो विश्वास। 13 और 14 की बात है, आज 2025 है। वो लिफाफा कहाँ गया कोई नहीं जानता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट में वो लिफाफा है। कितने बड़े हाथ उसमें रहे होंगे आप सोचिए। और एक ससुर ने अपने सगे दामाद को बलि पर चढ़ा दिया, जबकि वो कल्प्रिट था, लेकिन उसने अपने दामाद को जो है कि बलि दे दी। अब वो आजीवन प्रतिबंधित हो गया। आप ये देखिए। तो ये खेल जो है ना, ये खेल देखिए, जब कोई भी खेल लोकप्रियता के शिखर पे पहुंचता है तो आप समझ लीजिए कि उसमें गंदगी आती है। जैसे बहुत बड़ी मिठाई अगर हो तो उसमें जो है वो कीड़े आते हैं ना, तो वही हाल क्रिकेट का है। क्रिकेट की अपार लोकप्रियता ने क्रिकेट को राह से भटका भी दिया है, बावजूद इसके कि मैंने बार बार ये कह रहा हूँ कि टैलेंट अब देखने को मिल रहे हैं जो पिछले 8-10 साल से वो टैलेंट हमको पहले देखने को नहीं मिलते थे। लेकिन खेल की शुद्धता पे ग्रहण लग चुका है। ये एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो इसलिए मेरा भी जो है आईपीएल से मोह लगभग भंग हो चुका है। आप ये देखिए कि किस तरह से खेल होते हैं, जहाँ मैच क्रंच सिचुएशन में है वहाँ पर जो है मालूम पड़ा कि साहब नो बॉल फेंक दिया, वाइड फेंक दिया। आरपी सिंह की वो नो बॉल कौन बोल सकता है? मैं नाम नहीं लेने चाह रहा था। वो आप समझिए कि आरसीबी की वर्दी में वो सीएसके के लिए खेला है, और यही हैशटैग चला अगले दिन सुबह हर जगह। आप ये देखिए कि कितना बड़ा नो बॉल, कितना बड़ा नो बॉल। अच्छा, रन बनाने थे 2, कैच हो गया था, कैच हो गया आपके लांगान में। हाँ, लांगान पे शायद कैच हुआ या स्क्वायर लेग पे हुआ, मुझे याद नहीं है। कैच हो गया है, लेकिन इतना बड़ा जब नो बॉल हुआ तो अंपायर ने जो है नो बॉल दे दिया है। नो बॉल देते ही वो जीत गया, क्योंकि वो दौड़ लिए थे, और दूसरे जो है एक बॉल और मिलनी थी। नो बॉल का 1 रन और हो गया है।
तो वहाँ खेल ख़त्म हो गया। और आप देखिए कि जीती हुई बाजी जो थी आरसीबी हार गई। वो सेमीफाइनल मैच था, सेमीफाइनल में पहुँचने के लिए, प्ले ऑफ पहुँचने के लिए मैच। तो ये सारे खेल हुए हैं, समझ रहे हैं। तो इसलिए थोड़ी सी वितृष्णा हो गई है। देखिए क्रिकेट को मैंने पूजा है, क्रिकेट की मैंने पूजा की है। मुझे याद आता है कि करीब 7-8 साल का रहा हूँगा। हमारे घर में एक कौसर रेडियो था ब्रिटेन का, और उसमें हमारे चाचा लोग कमेंट्री सुनते थे। और उस समय मेरी स्थिति ये थी कि मुझे 2 ही चीज़ समझ में आती थी, आउट या 4 रन बाउंड्री, इसके अलावा और कुछ समझ में नहीं आता। प्रस चौका। लेकिन क्रिकेट के प्रति मेरा क्रेज़ था। फिर मैं क्रिकेट खेला भी, काफ़ी ऊंचे स्तर पर खेला, ठीक है, क्रिकेटर भी थे। 20 साल मैंने क्रिकेट खेला है। और पत्रकारिता क्रिकेट में भी मैं खेला हूँ। बैडमिंटन मेरी एक्सरसाइज थी, डेली फिटनेस का मेरे लिए 5 गेम मैं खेलता था डबल्स के। और मैंने लगभग 40-50 साल जो है सरस्वती उद्यान में बैडमिंटन भी खेली है, क्रिकेट खेला है। तो आप ये समझिए कि उस क्रिकेट को मैंने जिया है किस तरह से। बिशन बेदी की वो क्लासिक गेंदें जिस पर मैंने लिखता था, कपिल देव के वो झन्नाटेदार शॉट, सनी गावस्कर की एकाग्रता, मतलब गुंडप्पा विश्वनाथ की कलाई के स्पर्श स्ट्रोक्स, अजहरुद्दीन, ठीक है बाद में वो भ्रष्ट हो गया, लेकिन उसके बाद भी कलाई का गेम था। डेविड गावर, हैदराबादी कलाई। हाँ, मतलब आप देखिए, राय डायस तुम्हारे श्रीलंका का, तमाम ये खिलाड़ी थे जिनको कि मैंने देख करके मैं गदगद हुआ हूँ। और मेरी कलम चली है। विव रिचर्ड का आगे निकल करके बाउंसर पे छक्का मारना, तब मैं लिखता था। वो तो कपिल, आज उस दौर में हम लोग हैं वो देखते हैं तो सन्न रह जाते हैं। वो मतलब विव रिचर्ड्स का वो शॉट, क्या शॉट, बैकफुट पे नहीं, वो आगे निकल के मारता था। तो मैंने लिखा कपिल देव की बल्लेबाजी, विव रिचर्ड की बल्लेबाजी, इमरान, रिचर्ड हेडली, इयन बाथम, महान ऑलराउंडर ऑफ इंग्लैंड। तो ये लोग जब तुम्हें तोड़ते थे ना, तब मैंने हमेशा लिखा है कि गुदई महाराज का जैसे सोलो बज रहा हो। और एक लोगों ने तो ये भी लिख दिया कि विव रिचर्ड्स की जो बल्लेबाजी है, बल्लेबाजी नहीं है, ये गुंडागर्दी है। हाँ सही, ये तो गुंडागर्दी हुई। हम असल में पॉजिटिव सोचे न, हम क्यों नेगेटिव सोचे। हम जब विश्वनाथ की बल्लेबाजी होती थी तब मुझे यूँ लगता था जैसे बिलायत साहब जो थे, आज दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका सितार जो है बजता नहीं था, गाता था। तो मुझे लगता रहा कि जैसे कि कोई बिलायत साहब का जो है सितार गा रहा है। अब वो क्रेज तो वो एक लिरिकल राइटिंग होती थी, उसमें हम लोग मज़ा लेते थे, हमारे दर्शक मज़ा लेते थे, क्योंकि दर्शकों के सामने न तो कोई यूट्यूब था, न कोई चैनल थे, जो टेलीविज़न था ले दे करके दूरदर्शन, वो समीक्षा के बजाय कास्टिंग देने में ज़्यादा समय बिताता था। मैच ख़त्म होते ही मालूम पड़ा कि 150-200 की टीम जो है उसकी कास्टिंग आ रही है, समझ रहे हैं। तो लोगों की भूख जो थी वो बनी रहती थी, और हमने कोशिश की उस भूख को शांत करने की। चाहे आज अखबार रहा हो, चाहे जागरण रहा हो, चाहे अमर उजाला रहा हो, और चाहे जो है हिंदुस्तान रहा हो, ये इन सारे अखबारों में, लेकिन मैं समझता हूँ कि जागरण से क्रिकेट ने नई अंगड़ाई लेना शुरू कर दिया था। और उसके बाद अमर उजाला में तो सैटेलाइट आ गया था, नेट आ गया था, इंटरनेट आ गया था, वो हमारे लिए आसान हो गई थी। हिंदुस्तान में तो बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी थी, सारी चीज़ थी, लेकिन हमने तो वो कवर किया है कि रेडियो से समझ करके मैं अपने मन से लिखता था। मेरी पुस्तक पे नकवी ने लिखा, नकवी ने हमारे लिए लिखा कि पदम जी जो लिखते थे तो ऐसा नहीं था कि हम लोग छान घोट लेते रहे पहले ही शाम को, लेकिन फिर सवेरे हमें इंतज़ार रहता रहा कि पदम जी क्या लिखने जा रहे। तो एक क्रेज़ था। और उस क्रिकेट को जब मैंने इस तरह गिरते हुए देखा
तो मेरी आत्मा चित्कार कर उठी। देखिए आपकी इस वेदना को मैं समझ पा रहा हूँ। आज भी मैं सट्टेबाजों ने बहुत कलंकित वर्ल्ड किया है। कप हो, चाहे T20 का वर्ल्ड कप हो, चाहे 50 ओवर का वर्ल्ड कप हो, चाहे वो आपके टेस्ट मैच का वर्ल्ड कप हो, ये सारे मैं कवर करता हूँ। जब चैनल मुझे आमंत्रित करते हैं मैं बोल IPL नहीं? IPL में नहीं बोलता। आज मैं पहली बार बोल रहा हूँ, क्योंकि IPL में 2013 में मैंने बोला तो मेरे उसके बाद वितृष्णा हो गई। और आज भी मैं पूछ रहा हूँ, कोई जवाब देगा हमको? वो लिफाफे में कौन? वो लिफाफा कहाँ गया? तो ये है क्रिकेट की कहानी। और अब के दौर में अब एक प्रश्न लूँगा मैं मानता हूँ इस बात को कि देखिए, आज भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो इस मुकाम पर पहुंच चुकी है। एक ज़माना था सन 2000 की शुरुआत में कि ऑस्ट्रेलिया की 2 टीमें उतरती थी और त्रिकोणीय श्रृंखला खेलती थी और फाइनल में भी पहुंचती थी। वैसे ही आज भारत की स्थिति है। भारत की अगर 3 टीमें उतारी जाएं तो वो तीनों टीमें जो हैं वो बड़ी स्तरीय होंगी। इतनी प्रतिभाएं हैं, इतने तेज गेंदबाज आ गए हैं भारतीयों के पास, कम से कम 1 दर्जन से ज़्यादा, जो 140 प्लस, और बल्कि कुछ तो यादव, ऐसे तो मयंक यादव है, क्या नाम है बच्चे का, लखनऊ से खेल रहा था, 150 प्लस की स्पीड से गेंदबाजी कर रहा है। तो अब हर क्षेत्र में आप स्पिन में देखिए तो कुलदीप यादव हैं, वाशिंगटन सुंदर है, अभी रिटायर हो गया है, 20 सीरीज के रिटायर हुआ। वो एक रहस्य है, जब वो किताब लिखेगा अश्विन तब समझ में आएगा क्यों, क्या हुआ था। अभी अश्विन तो से बड़ा प्रेम है आपको? हम हैं, अश्विन से काफ़ी नहीं, अश्विन से प्रेम नहीं, अश्विन के खेल से प्रेम है। देखिए, अश्विन ने अपना कैरियर शुरू किया था एज ए ओपनर, और वो गुगली बॉलर था, मिस्ट्री बॉल। हाँ, गुगली बॉलर। अब बाद में उसने बॉल, ऑफ स्पिन शुरू किया, कैरम बॉल उसका। तो उसके बाद लेग स्पिन भी थी, उसके पास टॉप स्पिनर भी थी, उसके पास जो है सो गुगली भी थी, उसके पास कैरम बॉल भी थी, एक वैरायटी उसके पास थी। तो मैं बता रहा हूँ, कुलदीप यादव है, क्या बॉलर वो। अब देखिए, उसका जो एक्शन था वो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ, उसने अपने एक्शन को सुधारा। आज वो एक सुधरा हुआ कुलदीप है, मैच में जोड़ियों को तोड़ने का काम करता है, विकेट लेता ही लेता है। और वो ऐसे समय विकेट लेता है कि जब लगता है कि अब ये रन बनाएंगे ज़्यादा, उस समय वो आदमी छा जाता है। तो और आगे पीछे भी, अब एक बच्चा है, अभी उसकी उम्र होगी 13 साल की, वैभव सूर्यवंशी नहीं, हाँ, एक चाइना मैन है बच्चा, चाइना मैन बॉलिंग करता है, बाएं हाथ से जो है सो कलाई की गेंदबाजी करता है। उसका अंडर 13 में सिलेक्शन हो गया था। अच्छा। राज सिंह डूंगरपुर ट्रॉफी के लिए यूपी में। मेडिकल भी हो गया, लेकिन जो आजकल जो चल रहा है, गंदगी चल रही है, उसको अनाउंस नहीं हुआ। और उस लड़का इतना गरीब है कि उसके पास शू तक नहीं है, जूते तक नहीं थे, जूते तक नहीं, बस प्रतिभा है, वही काफ़ी है। पास आए उसके पिता यादव है, तो आए हमारे पास उसके पिता, तो बोले कि सर कैसे होगा। तो टीम में हमने नासिर था, सेलेक्टर था, नासिर अली, मैंने उससे कहा था कि देखो ये लड़का बहुत अच्छा है, तो उसने भी हमको फ़ोन करके कहा कि पदम सर हमने रख लिया है उसको, टीम में है वो, लेकिन वो खैर अनाउंस नहीं हुआ। अब अभी मेरे को लगा कि यार एक ऐसा टैलेंटेड बच्चा है, उसमें थोड़ा सा एक्शन में गड़बड़ थी। तो हमने क्या किया कि लखनऊ में स्पोर्ट्स कॉलेज के प्रिंसिपल थे दीपक शर्मा, और रिटायर हो गया है, आजकल UPCA में है, पहले CEO था, अब आजकल कोई दूसरा देख रहे हैं, लेकिन है UPCA में, कोई JK की कोई अकादमी वगैरह जो बोर्ड से संलग्न थे उसमें कर रहे हैं। मैंने उस बच्चे को उसके बाद भेजा, तो जो कमियां थी वो उसने दूर कर दी। अब वो एक सुधरे हुए गेंदबाज के रूप में खेल रहा है। अब सवाल है कि अब उसका करेगा कौन। तो हमसे उन लोगों ने कहा, तो मैंने जालान में केशव जालान से बोला, हमने कहा यार एक बच्चा है, उसको तुम स्पॉन्सर कर दो, गोल कर दो। तो उसने कहा अरे भैया क्या बात करते हैं, ज़रूरी है। और आप समझिए कि उसको सारा किट बैग तक
अभी 3 दिन पहले जो है जलन उसको दिया गया, युवराज नाम है, युवराज यादव। मैं ईश्वर से कामना करता हूँ, मैंने उस बच्चे से कहा भी कि देखो तुम्हारी जो ख्वाहिश थी वो पूरी हो गई है, अब तुम्हें साबित करके दिखाना है कि जो केशव जालान ने किया है उसकी उम्मीदों पे तुम कैसे खरे उतरते हो। तुम्हें स्कॉलरशिप भी देगा, वो सब कुछ करेगा, लेकिन मैदान में तुम्हें कुछ करके दिखाना होगा। और बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहा है, बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है। तो ऐसे बच्चे जो है अब उभर के सामने आ रहे हैं, लेकिन उनको हम लोग के ज़माने में क्या था, ये बड़े टैलेंट थे लेकिन एक्सपोजर नहीं था। अब एक्सपोजर है, अब एक्सपोजर है, और ये एक बेहतरीन, मैंने इसको कहना चाहिए कि गोल्डन एरा है भारतीय क्रिकेट का, और भारतीय स्पोर्ट्स का भी गोल्डन एरा है। इसलिए एरा है कि अब केवल क्रिकेट नहीं, हर खेल में, हॉकी में भी हम ऊपर आ गए हैं। हॉकी में एकदम फिसड्डी हुआ करती थी, कई बार तो हमें याद है कि 1990 में हम 10वें नंबर पर थे वर्ल्ड कप में, आखिरी नंबर पे, और कई बार तो क्वालिफाई तक नहीं ओलंपिक के कर पाए, जबकि हम ओलंपिक में कितनी बार के विजेता हैं गिनना पड़ेगा आपको। 28 से लेके और 1960 तक लगातार रहे, फिर 64 में हुए, फिर 80 में हुए। तो अब वहाँ भी था, महिलाएं हैं हमारी जो है मातृशक्ति, वो भी हॉकी वगैरह में, खेलों में, एथलेटिक में देखिए यूपी की कितनी बच्चियां हैं, वो आगे चमक रही हैं। फुटबॉल में मैं भैरव की दाद देता हूँ, भैरव दत्त, कभी जाइए उसका इंटरव्यू कीजिए, वो पहाड़ी लड़का है, और मैं उसको लिखता था बनारस का पेले, वो DLW में था, अब तो BLW हो गया है। वो 250-300 बच्चियों को छोटे छोटे आर्डर, मेरा पोता भी जाके वहाँ खेलता है। आप समझिए कि उनको वो निःशुल्क ट्रेनिंग ही नहीं दे रहा है, बल्कि अपना पैसा भी खर्च करता है। तो अब खिलाड़ी आने लगे हैं, एक्सपोजर होने लगा है। बस थोड़ा सा दिक्कत क्या है कि आपको नर्सरी पैदा करनी होगी, आपको स्कूल खेलों को ज़िंदा करना होगा। हमारे समय में C डिवीज़न, B डिवीज़न, A डिवीज़न हुआ करती थी। C डिवीज़न में 6 से लेके 8 तक के बच्चे खेलते थे, B डिवीज़न में 6 से लेके 10 तक के, A डिवीज़न में 6 से लेके 12 तक के। तो जो टैलेंटेड होते थे, हमने देखा है कई खिलाड़ी, जावेद अख्तर ऐसे खिलाड़ी, राजेंद्र केडिया ऐसे बनारस के खिलाड़ी अपने ज़माने में, कि वो C टीम में खेल करके भी A टीम तक खेलते थे। तो अगर हम ऐसे नर्सरी पैदा करेंगे तो वो स्कूलों से आएंगे, खेलों के लिए बेहतर ही होगा, स्कूलों से आएंगे। और चुट्टागिरी बंद हो गई है। पहले क्या होता था, दाढ़ी बना करके 13 साल की उम्र वाला खेल रहे हैं, अब वो ख़त्म हो गया, आधार कार्ड आ गया है आपके पास, और आप ईमानदारी से, और खिलाड़ी नहीं, पेरेंट्स में भी ईमानदारी आई है, कोचेज में भी ईमानदारी आई है। तो भारत का भविष्य जो है अब वो बहुत उज्जवल है। क्रिकेट का स्वर्ण युग है, खेलों में स्वर्ण युग आने को है। 10 साल के बाद मुझे नहीं पता कि मैं रहूँगा कि नहीं रहूँगा, लेकिन वो दिन ज़रूर आएगा जबकि भारत खेलों में भी एक महाशक्ति के रूप में उभरेगा। नमस्कार। तो ये थे हमारे साथ पद्मपति शर्मा जी, जिन्होंने IPL के बारे में कुछ बातें की, कुछ सनसनीखेज खुलासे भी किए, और पूरे शो में इन्होंने बताया खेल की बेहतरी के लिए काम करते हैं, और इनका यही मानना है कि खेल में भारत आगे रहे, यही इनकी कामना है। ऐसे लोग बहुत विरल मिलते हैं देश में जिनका इतना समर्पण रहता है खेलों के प्रति। रिपब्लिक हिंदुस्तान के लिए जितेंद्र यादव के साथ पद्मपति शर्मा, धन्यवाद।